Good afternoon, my dear students. Welcome to all in Diksha Nursing Academy. दीक्षा नर्सिंग एकेडमी ने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। हम यहाँ पे आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस और पोस्ट बीएससी नर्सिंग की कोचिंग भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी हमारी फ्री डेमो क्लासेस चल रही है। मैं आपको पीडियाट्रिक्स पढ़ा रही हूँ, तो अगर आपको किसी को बैच परचेज करना है बीएससी नर्सिंग का या फिर पोस्ट बीएससी नर्सिंग के लिए, तब हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, ये दोनों यहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो, कैसे बैच परचेज करना है, क्या कुछ फीस है, क्या कुछ टाइमिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कॉल करके पूछो। और अगर कोई नियर बाय है तो हमारे ब्रांच पे विजिट करके आप अपनी क्वेरी को पूरा कर सकते हो। मैं आपको पीडियाट्रिक्स पढ़ा रही हूँ, मेरी 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। उसमें मैंने क्या बताया था, पीडियाट्रिक्स क्या होती है, न्यूबॉर्न बेबी की हम कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं, बेबी बॉर्न हुआ है तो हम उसकी कैसे केयर देंगे, कैसे सक्शन करना है, कितना प्रेशर होना चाहिए, बेबी के वाइटल साइंस के बारे में डिस्कस कर लिया कि भाई नॉर्मल बीपी कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए करवा रही हूँ। फिर मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाया था आपको अपगार स्कोर के बारे में कि भाई अपगार स्कोर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या कुछ उसका मेजरिंग क्राइटेरिया होता है, किसके कितने उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो सारे अभी तक करवाए हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम न्यूबॉर्न बेबी की केयर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उसी टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं कि भाई न्यूबॉर्न बेबी के अंदर वेरियस मेथड क्या क्या है हीट लॉस के। बेबी ने लाइव बर्थ लिया, उसके बाद क्या करते हैं डॉक्टर, उसको कवर कर देते हैं। वो क्यों कवर करते हैं, ताकि भाई बेबी का टेम्परेचर कम ना हो जाए। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो उसको हाइपोथर्मिया का रिस्क रहता है, इसलिए हम उसको न्यूबॉर्न बेबी को हम कवर करके रखते हैं कि भाई एकदम से उसका टेम्परेचर ज्यादा कम ना जाए, हम बेबी को हीट प्रोवाइड करवाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई हीट लॉस के वेरियस मेथड क्या क्या है, कैसे कैसे हीट लॉस हो सकती है, रेडिएशन से होती है, कंडक्शन से, कन्वेक्शन से, सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन सा मेथड से कितनी % हीट लॉस होती है, कैसे होती है। सभी को अपने साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, किसी चीज में कोई भी क्वेरी होता आप पूछ सकते हो। आज हम पढ़ेंगे वेरियस मेथड ऑफ हीट लॉस की भाई हीट लॉस कैसे कैसे होता है, कितने मेथड है। तो अपने हीट लॉस के 4 मेथड है। रेडिएशन से हीट लॉस हो सकती है, इवेपोरेशन से हो सकती है, और फिर हमारी कंडक्शन से हो सकती है, कन्वेक्शन से। 4 मेथड अपने, रेडिएशन, इवेपोरेशन, भाई रेडिएशन से हो सकते हैं। चारों पे क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई सबसे ज्यादा हीट लॉस किस में होती है, मिनिमम किस में होती है, हीट लॉस कैसे होती है। इस टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आएंगे, आपको एक पूरी सिचुएशन बेस्ड होगा कि भाई ऐसे ऐसे है, कोई पेशेंट है, आगे उसका कूलर वगैरह चल रहा है तो उसकी वजह से हीट लॉस हो रही है, तो वो कौन सा मेथड है। ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो पहला मेथड डिस्कस करेंगे हम, रेडिएशन। रेडिएशन से हीट लॉस हो सकती है, मैक्सिमम हीट लॉस होती है 65%। तो क्वेश्चन आएगा डिफाइन द मेथड इन विच द मैक्सिमम हीट लॉस। तो कौन सा मेथड है वो, रेडिएशन। रेडिएशन से सबसे ज्यादा हीट लॉस होगी। जैसे इन्वायरमेंट से रेडिएशन आती है, एक पर्सन की स्किन के ऊपर रेडिएशन पड़ती है, जैसे यूवी रेज आती है, तो उससे हमारी हीट लॉस होती है। उस मेथड को हम क्या बोलेंगे, रेडिएशन मेथड। फिर अपना इवेपोरेशन। इवेपोरेशन से हीट लॉस कितनी होगी, 22%। जैसे हमें स्वेटिंग होती है, हमें पसीना आता है, गर्मियों में सबसे ज्यादा स्वेटिंग होती है, तो वो हमारा क्या मेथड है, हीट लॉस का, कि भाई हीट लॉस हो जाती है। और स्वेटिंग होने के बाद अपनी बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिक कोल्ड हो जाता है, तो वो इसी वजह से होता है, हीट लॉस होगी फिर टेम्परेचर बैलेंस हो गया, इसलिए गर्मियों में ज्यादा स्वेटिंग आती है। अपनी बॉडी अपने आप को एडजस्ट करती रहती है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ज्यादा गर्मी हो रही है तो स्वेटिंग ज्यादा आएगी, उसके बाद फिर कूलिंग इफेक्ट होता है, तो वो मेथड अपना कौन सा है, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में कितनी हीट लॉस होती है, 22%। ये जितनी भी परसेंटेज है ये सबको याद करनी है कि भाई रेडिएशन में 65% हो रही है, इवेपोरेशन में 22% हो रही है। विद एग्जाम्पल, जैसे किसी भी चीज का आप एग्जाम्पल लेके चलोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, याद भी रहेगा। एक मैं वैसे पढ़ा के जाऊंगी तो वो आपको कभी याद नहीं रहेगा। तो रेडिएशन में इन्वायरमेंट से रेडिएशन आती है, उसकी वजह से हो सकता है। इवेपोरेशन में स्वेटिंग की वजह से हो सकता है। फिर अपना कंडक्शन। कंडक्शन में कितनी हीट लॉस होगी, 5 से 10% मिनिमम। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हीट लॉस, जैसे कूलर वगैरह चल रहा है तो हम डायरेक्ट कांटेक्ट में बैठे हैं तो हमें ठंडा लगता है ना, तो उसकी वजह से हीट लॉस हो रही है कि भाई हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट हो रहा है, हम गैस के आगे जाके बैठ जाए, एकदम से गरम गरम इफेक्ट आएगा तो अपनी हीट लॉस होगी। तो डायरेक्ट एयर के इफेक्ट से जो हो रहा है वो अपना क्या है, कंडक्शन।
फिर अपना कन्वेक्शन, कन्वेक्शन कितना है 5 to 15% एयर के कॉन्टेक्ट से होता है, जो इनडायरेक्टली एयर आके लगती है। अब मैं मेरे पास है इसकी इमेज, चारों मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे कौन सा कैसे है। इवेपोरेशन में कैसे पढ़ा था कि भाई इवेपोरेशन की वजह से हमारी बॉडी से स्वेटिंग हो रही है, इससे हीट लॉस हो रही है, ये है अपना इवेपोरेशन। फिर है रेडिएशन, रेडिएशन कहां से आई, यूवी रेज आई, तो यूवी रेज से जो हीट लॉस हो रही है वो अपना रेडिएशन। फिर है कन्वेक्शन, कन्वेक्शन मतलब एयर आई, उसकी वजह से एयर के कॉन्टेक्ट में आया, मतलब डायरेक्ट पेशेंट उससे कांटेक्ट में नहीं है, एयर आई, उसकी वजह से जो हीट लॉस हो रही है वो है कन्वेक्शन। और कंडक्शन क्या है, पेशेंट का डायरेक्ट, जैसे सपोज करके चलो हम चप्पल वगैरह नहीं डालते, हमें गर्मियों में तो जो हमारा नीचे का टेम्परेचर है वो हॉट होता है, तो उसकी वजह से जो हीट लॉस हो रही है, नंगे पैर होते हैं हम, मतलब हम उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, तो वो कौन सा अपना कंडक्शन। आई होप चारों क्लियर है। चारों से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे ज्यादा कौन से मेथड से हीट लॉस हो रही थी, हमारी रेडिएशन के मेथड से। फिर हमारा कन्वेक्शन, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पूछते हैं, तो चारों याद कर लेना। कंडक्शन तब हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। इनसे क्वेश्चन कैसे भी आता है कि भाई जब पेशेंट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है तो उस टाइम पे कौन सी हीट लॉस होती है, तो कौन सी होती है हमारी कंडक्शन की। चारों इंपोर्टेंट है, ये चारों याद कर लेना। रेडिएशन, इवेपोरेशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। कन्वेक्शन एयर कूलर, भाई एयर की प्रेजेंस में डायरेक्ट एयर के उसे ये हो रही है, और ये अपना जब डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो। क्लियर है ये आपको। अब पढ़ेंगे मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब हीट लॉस पढ़ लिया, अब हीट प्रोडक्शन। अब हमें बच्चे को हीट प्रोवाइड करवानी है, तो हीट प्रोडक्शन के मेथड कौन से हैं। हीट प्रोडक्शन के अपने मेथड हैं दो, रेडिएशन और कन्वेक्शन। रेडिएशन में रेडिएंट वार्मर आता है, जो कि हमारा ओपन बॉक्स होता है। दो टाइप के बॉक्स होते हैं, हम बेबी को हीट प्रोवाइड करवाते हैं। एक तो हमारा ओपन बॉक्स होता है, एक हम बेबी को इनक्यूबेट करके रखते हैं, वो हमारा क्लोज बॉक्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा कन्वेक्शन, क्लोज बॉक्स होगा तो भी उसके अंदर डायरेक्ट लग रही है, ये कन्वेक्शन। और ये रेडिएशन, ऊपर से रेडिएशन आती है, जब बेबी का बर्थ होते ही हम उसको रेडिएंट वार्मर के नीचे रख देते हैं, ताकि बेबी को रेडिएशन लगेगी, जिससे उसकी जो हीट लॉस है वो कम हो जाए, हीट प्रोडक्शन हो जाए, उसका टेम्परेचर बैलेंस हो जाए। तो ये दोनों क्लियर है, दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं। कन्वेक्शन को हम क्या बोलते हैं, कौन से हीट प्रोवाइड करवाते हैं, क्लोज बॉक्स। क्लोज बॉक्स का दूसरा नाम क्या है, इनक्यूबेटर मशीन। इनक्यूबेटर कैसी होती है अपनी, क्लोज बॉक्स होता है। कैसे भी रिपीटेशन घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट नहीं आने की बजाय। रेडिएशन में क्या है, आर से याद कर लेना, आर में रेडिएंट वार्मर होगा, रेडिएंट वार्मर है तो वो अपना ओपन बॉक्स है। तो यहां तक क्लियर आपको। कन्वेक्शन और रेडिएशन तो हमारे हीट प्रोडक्शन के मेथड है, और चार हमारे हीट लॉस के मेथड है। फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मल रूटीन केयर की। भाई हम बेबी को नॉर्मल रूटीन केयर क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हमारे 6 कंपोनेंट है नॉर्मल रूटीन केयर के, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कि बेबी ने बर्थ लिया तो हम इमीडिएटली कौन सी केयर प्रोवाइड करवाएंगे, इमीडिएटली क्लीनिंग, ड्राइंग एंड कवरिंग ऑफ बेबी। बेबी को क्लीन करेंगे, साफ करते हैं, ड्राई करते हैं, उसको सुखाते हैं, और फिर बेबी को कवर करते हैं। कवर क्यों करते हैं, अभी अभी पीछे डिस्कस करके आए हैं, ताकि बेबी के हीट को मेंटेन कर सके, टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, उससे हाइपोथर्मिया को प्रिवेंट कर सके। तीनों करके देखे हॉस्पिटल में, कभी अगर आसपास में कभी डिलीवरी हुई हो, देखा हो, तो बेबी हमें क्लीन मिलता है, ड्राई सूखा हुआ बिल्कुल आएगा, और वो बेबी को कवर करके देंगे। फिर है इमीडिएटली स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग। फिर हम बेबी की ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देंगे। कब, यदि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो हम ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवाएंगे एज सून एज पॉसिबल, मतलब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तब दोनों होश में आ जाए, दोनों ठीक है, हम उनको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देंगे। विद इन 30 मिनट भी हो सकता है, या फिर प्रायोरिटी आपको देनी है एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन। प्रायोरिटी वाइज दोनों ऑप्शन में है, तो किसको टिक करके आओगे, पहले करोगे एज सून एज पॉसिबल को। यदि सिर्फ 30 मिनट है, 1 आवर आपके ऑप्शन में, 2 आवर है, या फिर नन ऑफ दीज है, तो आप टिक करोगे 30 मिनट ऐसे। फिर यदि भाई सी सेक्शन से बेबी की डिलीवरी हुई है, मतलब सीजेरियन सेक्शन से, तो हम क्या करेंगे, 4 आवर में, विद इन 4 आवर हम ब्रेस्ट फीडिंग को स्टार्ट करवाएंगे। क्लियर टू ऑल।
फिर है ए लैक्टेटिंग वुमेन प्रोड्यूस, कि भाई एक जो लैक्टेटिंग वुमेन है जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है अपने लैक्टेशन पीरियड में है, तो वो कितना ml मिल्क प्रोड्यूस करती है, कितना करती है 500 से 600 ml पर डे, एक दिन में 500 से 600 ml मिल्क प्रोड्यूस करती है एक लैक्टेटिंग मदर। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई एक लैक्टेटिंग मदर की नॉर्मल एवरेज बताओ मिल्क प्रोडक्शन की कितनी है, 500 से 600 ml। फिर 100 ml मिल्क है, वो कितनी कैलोरीज एनर्जी बॉडी को बेबी को प्रोवाइड करवाता है, कितना करेगा 67 किलो कैलोरीज एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है ब्रेस्ट मिल्क, 100 ml ब्रेस्ट मिल्क। फीडिंग टाइम, कितने टाइम तक हम बेबी को फीड करवाएंगे, हम 20 मिनट, कि भाई मिनिमम हमने बेबी को 20 मिनट तो फीड करवाना ही है। फिर है फीडिंग इंटरवल, कि भाई कब बेबी को फीड करवाएंगे, ऑलवेज ऑन डिमांड ऑफ बेबी, हमेशा तब बेबी क्राई करेगा, रोने लग जाएगा, जो छोटा बेबी होता है उसको भूख जल्दी लगती है, तो तब बेबी की डिमांड आए तब करवा सकते हैं, या फिर एवरी 2 आवर्स, हर 2 घंटे में बेबी को फीड करवाना है। तो ये जो चारों करवाए हैं, चारों रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछते हैं हर एग्जाम में कि भाई एक लैक्टेटिंग वुमेन है कितना मिल्क प्रोड्यूस करती है एक दिन में, 500 से 600 ml पर डे इतना मिल्क प्रोड्यूस करती है। फिर जो 100 ml मिल्क है वो कितनी कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, 67 किलो एनर्जी। फीडिंग टाइम कितना होना चाहिए, 20 मिनट होनी चाहिए। दोनों ब्रेस्ट में इक्वली आपको ब्रेस्ट फीड करवाना है, ये नहीं कि भाई एक ब्रेस्ट से करवानी है, दोनों से इक्वली करवानी है, 10 मिनट इससे करवा ली 10 मिनट उससे करवा ली, इसलिए हमारी 20 मिनट्स, कि भाई 20 मिनट्स तो फीड करवाना ही है। फीडिंग इंटरवल क्या है, बेबी डिमांड करे या फिर ये नहीं हो तो एवरी 2 आवर्स में बेबी को फीड करवाना ही करवाना है। फिर है बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग टच द निपल ऑन कॉर्नर ऑफ लिप्स, भाई ब्रेस्ट फीडिंग से पहले जो निपल है उसको टच करो, जो बेबी के माउथ है उसे टच करवाओ बेबी के माउथ से, ताकि भाई हमारा ऑक्सीटोक्सिन का प्रोडक्शन हो सके और मिल्क की प्रोडक्शन हो जाए। क्या पढ़ रहे थे हम, बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग निपल को टच करवाएंगे बेबी के माउथ से, करवा दिया, क्यों करवाएंगे, टू स्टिमुलेट सकिंग, ताकि भाई सकिंग रिफ्लेक्स बेबी के अंदर प्रोड्यूस हो सके। हमने अपगार स्कोर के अंदर रिफ्लेक्स पढ़ा था ना, तो आगे जाके हम रिफ्लेक्स के बारे में भी स्टडी करेंगे, कौन सा रिफ्लेक्स कौन से टाइम पे एक्टिव होता है। प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन क्या करेगा, फिर ये ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन कर देगा। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन क्या करेगा, इंसर्ट निपल इन, फिर हम बेबी माउथ के अंदर निपल को इंसर्ट करवा देंगे। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। तो प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करवाता है, ऑक्सीटोक्सिन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, विच हार्मोन प्रोड्यूस द मिल्क प्रोडक्शन, तो कौन सा है हमारा ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। ब्रेस्ट मिल्क के टाइम पे कौन सा हार्मोन हमारा प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन। अब ये हमारा निप्पल का डायग्राम है, ये हमारी ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट का डायग्राम है, ये है हमारा लोअर एरियोला और ये है अपना अपर एरियोला। तो बेबी को ऐसे पूरा कवर करना उसके माउथ को। ये जो अपना अपर एरियोला है ये विजिबल नहीं होना चाहिए, ये पूरा बेबी के माउथ के अंदर होना चाहिए। ये परफेक्ट पोजीशन है ब्रेस्ट मिल्क की, बेबी को तब हम ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ओनली विजिबल लोअर एरियोला, बस ये जो नीचे वाला एरियोला ना ये विजिबल होना चाहिए, ये अपर एरियोला विजिबल नहीं होना चाहिए। ये परफेक्ट पोजीशन है बिफोर ब्रेस्ट फीडिंग। अब भाई ब्रेस्ट फीडिंग से पहले किस बात का ध्यान रखना है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना अपने कमेंट बॉक्स में। प्राइवेसी मेंटेन, भाई प्राइवेसी मेंटेन होनी चाहिए। क्लीन द ब्रेस्ट विद वार्म वाटर, भाई ब्रेस्ट को वार्म वाटर से पहले क्लीन करो टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, ताकि कोई इन्फेक्शन ना प्रोड्यूस हो जाए। फिर है यदि भाई क्रैक्ड निपल है, निपल क्रैक हो जाए तो उसमें हम क्या मैनेजमेंट देंगे, एक्सपोज निपल इन आउटर इन्वायरमेंट, यूज मदर ओन मिल्क। तो भाई उस पर कुछ नहीं करना है, जो मदर की ब्रेस्ट निपल है उनको आउटर इन्वायरमेंट में एक्सपोज करेंगे, मतलब कुछ नहीं लगाना। और उसकी ऑइंटमेंट क्या लगाएंगे, जो ब्रेस्ट मिल्क खुद मदर का मिल्क होता है वो लगा देंगे। तो क्रैक्ड निपल की मैनेजमेंट पूछते हैं कि भाई यदि कोई मदर है उसकी क्रैक्ड निपल है, हम बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाएं या नहीं करवाएं, बिल्कुल करवाएंगे। करवाएंगे तो करवाने के बाद जो मदर का ओन ब्रेस्ट मिल्क है वो लगा देंगे,
ये एज ए ऑइंटमेंट के रूप में यूज करते हैं, तो बेबी जो मदर की निपल्स है वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। ये किसके मैनेजमेंट है? क्रैक्ड निपल की। फिर यदि हो जाए ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट, मतलब ब्रेस्ट टाइट हो जाए, मिल्क की प्रोडक्शन ना हो, तो वो मिल्क की प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो भाई मदर को पेन फील हो, उसको हम बोलेंगे ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट। बेबी को दोनों कंडीशन में ब्रेस्ट फीड करवाना है, ये नहीं कि स्टॉप कर देंगे, दोनों में फीड करवाना है। ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट की मैनेजमेंट क्या है? हीट कंप्रेशन बिफोर ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करवाने से पहले तो हम हीट कंप्रेशन देंगे। हीट कंप्रेशन का मतलब है हम हीट से उसको कंप्रेस करेंगे, मतलब जिसे हम सेकाई भी बोलते हैं। हीट से, गर्म से, वार्म वाटर से हम उसकी सेकाई कर देंगे ताकि वो थोड़े लूज हो जाए, टाइटनेस की बजाय, मदर को पेन फील ना हो। ये तो हम हीट कंप्रेस करेंगे। और ब्रेस्ट मिल्क करने के बाद हम उसको कोल्ड कंप्रेशन प्रोवाइड करवाएंगे ताकि भाई ब्लीडिंग वगैरह ना आए, वो ठीक हो जाए। ये दोनों मैनेजमेंट याद रखनी है, हीट कंप्रेशन बिफोर ब्रेस्ट मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क करवाने के बाद हम कोल्ड कंप्रेशन देंगे। दोनों की मैनेजमेंट पूछते हैं यदि किसी मदर की ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट है या फिर हमारी क्रैक्ड निपल है, कि भाई क्वेश्चन ये आता है कि भाई उनको ब्रेस्ट फीड करवाए या नहीं करवाए? बिल्कुल करवानी है, स्टॉप नहीं करवानी है ब्रेस्ट मिल्क। अब है आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के बाद क्या करना है? क्लियर है ना ये आपको? क्लियर है? बर्पिंग, डकार नहीं दबाते हम बेबी को, ब्रेस्ट फीड करवा के मदर क्या करती है? बेबी को ऐसे कर देती है, फिर जो उसकी बैक है वहां पे थोड़ा सा टैप टैप करके करती है। वो क्यों करती है? ताकि बेबी को डकार आ जाए। तो वो दूध पी रहा था, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन उसके अंदर चली गई है उसकी वजह से, ताकि जो उसका मिल्क है उसका बैक फ्लो ना हो, तो वो डकार दिलवाते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो बाहर आ जाए और जो मिल्क है उसका डाइजेशन हो जाए। एक्सेसिव एयर को रिमूव करने के लिए करते हैं हम, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, ताकि भाई एस्पायर ना हो, जो उसका ब्लड है वो वापस ना आए। सॉरी, ब्लड नहीं, जो उसका मिल्क है, जो बेबी ने मिल्क पिया है वो एस्पायर ना हो। इसके लिए हम बेबी को बर्पिंग करवाते हैं। पोजीशन क्या देंगे? राइट लेटरल साइड लाइंग पोजीशन देंगे। कई बार लेटे लेटे भी करवा देते हैं कि भाई बेबी को राइट साइड टर्न करवा देंगे साइड लाइन पोजीशन देके, टू रिमूव सिक्रेशन, सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए। अब है कंपोनेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क की, भाई ब्रेस्ट मिल्क के क्या कंपोनेंट्स हैं, कि भाई हमारे ब्रेस्ट मिल्क में कितने कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, कितनी परसेंट हमारी कैलोरीज होती हैं, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, कितना प्रोटीन कंटेंट होता है, क्या ग्लूकोज और क्या फैट होती है। अब हम तीनों मिल्क को कंपेयर करके चलेंगे। एक तो ह्यूमन मिल्क है, काउ मिल्क है और हमारा बफेलो का मिल्क है। बेस्ट कौन सा मिल्क होता है? ह्यूमन मिल्क होता है। यदि ह्यूमन मिल्क ना हो तो फिर हम काउ मिल्क देते हैं। बफेलो मिल्क को बिल्कुल लास्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। अगर किसी के पास ये दोनों मिल्क ना हो तो हम इमरजेंसी में बफेलो मिल्क भी दे सकते हैं। वाटर है, ह्यूमन मिल्क में वाटर की परसेंटेज कितनी होगी? 87%। तभी तो जो छोटा बेबी होता है दूध पिएगा फिर वॉशरूम चला जाता है, इसी वजह से उसका इतना ज्यादा वॉशरूम आता है, क्योंकि ह्यूमन मिल्क के अंदर वाटर की परसेंटेज 87% है। और काउ मिल्क के अंदर कितना होता है? 86%। और हमारा बफेलो मिल्क के अंदर 81%। एनर्जी कितनी होती है? 67 किलो कैलोरीज एनर्जी ह्यूमन मिल्क के अंदर होती है, 68 किलो कैलोरीज काउ मिल्क के अंदर और 117 किलो कैलोरीज बफेलो मिल्क के अंदर। इसलिए कई बार जो बेबी है बफेलो मिल्क को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इतनी ज्यादा एनर्जीज है, एनर्जी होती है इसके अंदर। फिर है प्रोटीन। ह्यूमन मिल्क के अंदर कितना प्रोटीन होता है? 1.2 ग्राम। ये जो वैल्यू है ये पूछते हैं तो सारी याद करनी है। 1.2 ग्राम होता है। काउ मिल्क में 3.4 ग्राम प्रोटीन होता है, बफेलो मिल्क में 4.5 ग्राम। ग्लूकोज की अमाउंट कितनी होती है? 7 ग्राम ह्यूमन मिल्क के अंदर ग्लूकोज की अमाउंट होगी, 4.5 ग्राम काउ मिल्क के अंदर, 5.1 ग्राम बफेलो मिल्क के अंदर। फैट कितना होता है? 3.8 ग्राम, 4.1। देखो बफेलो मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा फैट होता है 6.5 ग्राम। अब एक क्वेश्चन ये और पूछते हैं कि भाई ह्यूमन मिल्क के अंदर हमारा एक पूफा नाम का फैटी एसिड पाया जाता है, उसका क्या काम होता है? ह्यूमन मिल्क के अंदर इम्यूनोग्लोबिन कौन सा प्रेजेंट होता है? आपने पहले स्टडी की होगी, तो अगर ये क्वेश्चन भी आ जाए कि ह्यूमन मिल्क के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर, तो IgA। ये बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, याद कर लेना इसको। IgA होता है ब्रेस्ट मिल्क के अंदर। एक हमारा ह्यूमन मिल्क के अंदर पूफा भी होता है। पूफा की फुल फॉर्म पूछ लेते, क्या होती है?
पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। ये क्या करता है? हेल्प इन माइलेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम की माइलेशन फॉर्मेशन में हेल्प करता है ये। मोस्ट कॉमन प्रोटीन इन ह्यूमन प्रोटीन मिल्क में, फिर प्रोटीन पूछ लेते हैं कि भाई ह्यूमन मिल्क में मोस्ट कॉमन प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? लैक्टो एल्बुमिन। पूफा पाया जाता है। पूफा का काम क्या होता है? नर्वस सिस्टम की माइलेशन करने के लिए। और ह्यूमन प्रोटीन मिल्क कौन सा होता है? प्रोटीन पूछ ले तो लैक्टो एल्बुमिन। अब है लैक्टोग्लोबुलिन। लैक्टोग्लोबुलिन हमारा लेस अमाउंट में होता है बट इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। ये क्या करता है? मिल्क को कर्ड में मतलब दही में कन्वर्ट कौन सा हमारा प्रोटीन करवाता है? लैक्टोग्लोबुलिन, जो कि कम अमाउंट में होगा। अगर ज्यादा अमाउंट में हो जाता है तो फिर ये दही में कन्वर्ट हो जाता है, दूध को। अब जो मैंने बताया ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कौन सा इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट है? IgA। IgA प्रेजेंट इन ब्रेस्ट मिल्क, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। IgG फ्रॉम प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन सा मिलेगा? IgG। अब पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कि भाई न्यू बॉर्न के लिए ब्रेस्ट मिल्क के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। क्यों बेबी को हम बोलते हैं कि भाई ब्रेस्ट फीड करवाओ इसको, 6 महीने तक तो उसको उसकी माँ का दूध बिल्कुल पिलाना चाहिए, हर डॉक्टर बोलते हैं। इजिली अवेलेबल है। बॉन्डिंग बिटवीन मदर और बेबी के बीच में अच्छी बॉन्डिंग बनती है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करवाएंगे। प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू बेबी, और हमारे अभी अभी पढ़ा हमने मिल्क के अंदर कितने न्यूट्रिशन होते हैं, तो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। और ये तो हमने बेबी के अंदर एडवांटेजेस पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मदर के अंदर कि भाई मदर के लिए भी तो एडवांटेजेस हैं, वो फीड करवाएगा तो। फर्स्ट एडवांटेज क्या है? प्रिवेंट पीपीएच, पीपीएच पोस्ट पार्टम हेमरेज। कई बार परप्यूरियम पीरियड के अंदर मदर के अंदर ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, पोस्ट पार्टम पीरियड बोलेंगे, हेमरेज मतलब ब्लीडिंग हो जाएगी पोस्ट पार्टम पीरियड में, डिलीवरी होने के बाद। तो वो उसको प्रिवेंट करेगा। कैसे प्रिवेंट करेगा? बाय रिलीज ऑफ ऑक्सीटोक्सिन। ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन अब अभी अभी पढ़ के आए हैं, ब्रेस्ट फीड करवाते हैं तब बेबी उसके निपल को टच करेगा तो ऑक्सीटोक्सिन हार्मोन की प्रोडक्शन होगी। वो प्रोडक्शन होगी तो ये क्या करेगा? ऑक्सीटोक्सिन का काम क्या है? कॉन्ट्रेक्शन का। तो इसलिए ये नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा फॉर 6 मंथ के लिए, कि भाई वो कंसीव नहीं कर पाएगी। कॉन्ट्रासेप्टिव फैमिली प्लानिंग में होता है ना, तो इसलिए यदि वो उसकी ब्रेस्ट फीडिंग अच्छी करवाएगी तो 6 मंथ तक बेबी के लिए वो मदर के लिए कॉन्ट्रासेप्शन का काम करेगा। ब्रेस्ट कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर रिस्क इन लेस इन ब्रेस्ट फीडिंग मदर के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का और ओवेरियन कैंसर का भी रिस्क बिल्कुल कम हो जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प इन लूजिंग वेट, ब्रेस्ट फीडिंग भाई मदर के लिए वेट लूज करने भी हेल्प करती है, विच इज गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एवरेज वेट कितना गेन कर लेती है मदर? 11 to 13 kg, ये एवरेज वेट मदर गेन कर लेती है। तो उसको लॉस करने के लिए हम ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प करती है। धीरे धीरे विद इन 6 मंथ मदर का वेट ऑटोमेटिकली वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ए प्रोसेस इन विच मदर एंड बेबी आर केप्ट टुगेदर इज नोन एज रूमिंग इन। एक इस पे भी क्वेश्चन आता है कि भाई रूमिंग इन क्या होती है? हमने मदर को और बेबी को एक रूम में रखा तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऐसे क्वेश्चन आएगा तो वो प्रोसेस क्या अपनी? रूमिंग इन, जहां पे हम बेबी और मदर को एक रूम में रखते हैं। यहां तक क्लियर आपको? किसी को कोई डाउट? अब क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क के कितने टाइप्स होते हैं? कि भाई ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप की होती है? ब्रेस्ट मिल्क के अपने 3 टाइप होते हैं। कोलेस्ट्रॉम जो पहले 3 दिन मिल्क प्रोड्यूस होता है, फिर अपना ट्रांजिशनल मिल्क जो 3 दिन से लेके 2 वीक तक, फिर है अपना मैच्योर मिल्क 2 वीक से लेके 6 मंथ तक। तो क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कोलेस्ट्रॉम जो पहला मिल्क प्रोड्यूस होता है मदर के अंदर पहले 3 दिन, कौन सा मिल्क होता है? वो कोलेस्ट्रॉम मिल्क होता है। इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन विटामिन एक्सेस अमाउंट में होते हैं और कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे लेस अमाउंट में होते हैं, तभी तो ये मिल्क बेनिफिशियल है। प्रोटीन और विटामिन एक्सेस अमाउंट में है और कार्बोहाइड्रेट और फैट लेस अमाउंट में। फिर अपना ट्रांजिशनल मिल्क, ये तीनों नाम याद करने हैं कि भाई पहले 3 दिन कौन सा मिल्क होता है? कोलेस्ट्रॉम मिल्क, और फिर
3rd डे से लेके 2 वीक तक अप टू 15 डेज कितना होगा ट्रांजिशनल मिल्क। फिर 2 वीक से लेके 6 मंथ तक हमारा मैच्योर मिल्क होता है। ट्रांजिशनल मिल्क में क्या क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट फैट एक्सेस अमाउंट, मतलब ये लार्ज अमाउंट में होते हैं, और प्रोटीन और विटामिन अपना लेस अमाउंट में होता है। फिर अपना मैच्योर मिल्क कितना है 2 वीक से लेके 6 मंथ। ऑल न्यूट्रिएंट इन नॉर्मल अमाउंट, मैच्योर मिल्क के अंदर सारे न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट फैट विटामिन और मिनरल्स, ये हमारे नॉर्मल अमाउंट में होंगे। अब मैच्योर मिल्क के 2 सब टाइप है, कौन सा, फोर मिल्क और अपना हिंड मिल्क। बच्चे इसमें जाके कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैडम फोर मिल्क क्या प्रोवाइड करवाता है, हिंड मिल्क क्या प्रोवाइड करवाता है। तो हिंड मिल्क किसके लिए होता है, हंगर को कम करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर हंगर। तो क्वेश्चन यहां से पूछेगा एग्जामिनर, फोर मिल्क है, कौन सा मिल्क है, स्टार्टिंग का मिल्क है, हिंड मिल्क बाद का है। फोर मिल्क क्या करेगा, स्टार्टिंग मिल्क है, ये थ्रस्ट के लिए, ये तो प्यास बुझाएगा बेबी की स्टार्टिंग में, तब हम उसको दूध पिलाएंगे तो जो स्टार्टिंग में मिल्क आएगा फोर मिल्क आएगा, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, थ्रस्ट, प्यास बुझाएगा। विटामिन प्रोटीन मिनरल ये सारे लार्ज अमाउंट में होंगे। फिर आएगा हिंड मिल्क, एच से याद कर लेना, ये है हंगर के लिए, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हिंड मिल्क इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हंगर के लिए। और यदि फोर मिल्क पूछ ले, फोर मिल्क किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारा थ्रस्ट के लिए, प्यास बुझाने के लिए। जितने भी हमारे विटामिन प्रोटीन मिनरल है वो लार्ज अमाउंट में होंगे। हिंड मिल्क हंगर के लिए है, तो इसमें क्या होगा, फैट कार्बोहाइड्रेट हमारे लार्ज अमाउंट में होंगे। तो ये पूछते हैं कि भाई मिल्क कितने टाइप का है, 3 टाइप का है। पहले 3 दिन कौन सा मिल्क आता है, अपना कोलेस्ट्रोम आएगा, फिर अपना कौन सा मिल्क आएगा, हमारा ट्रांजिशनल मिल्क आएगा, फिर अपना कौन सा आएगा, मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क 2 टाइप में डिवाइड है, पहला कौन सा अपना फोर मिल्क, और उसके बाद है अपना हिंड मिल्क। फोर मिल्क किसके लिए रिस्पॉन्सिबल, अपना थ्रस्ट के लिए, बेबी की प्यास को बुझाएगा, और फिर अपना हिंड मिल्क किसके लिए, हंगर के लिए, हंगर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये हंगर के लिए, तो याद रखना एच फॉर हंगर। अब ये ड्रग्स हैं, लैक्टेशन सुप्रेशन, भाई किसी के अंदर दूध की ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है तो उसको सुप्रेस कम करने के लिए हम कौन सी ड्रग देते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन। इस ड्रग से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। कौन सी है, लैक्टेशन सुप्रेशन, ज्यादा ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है तो हम कौन सी ड्रग दे देंगे, ब्रोमोक्रिप्टिन, जिससे मिल्क की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। फिर अपनी फॉर लैक्टेशन इंप्रूवमेंट, ब्रेस्ट मिल्क की कम प्रोडक्शन हो रही है, मतलब जो दूध है उसकी कम प्रोडक्शन हो रही है, तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम कौन सी देंगे, मेटाक्लोप्रामाइड। एम से हमें उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मेटाक्लोप्रामाइड, और यदि उसकी कम करना है तो हम देंगे ब्रोमोक्रिप्टिन। दोनों ड्रग याद करनी है, दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं, ब्रोमोक्रिप्टिन से और मेटाक्लोप्रामाइड से। तो आज वाले टॉपिक में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो, सारा इंपॉर्टेंट है ये, साथ साथ अपने नोट्स बना लेना। और जो चीज मैं हाईलाइट करवा रही हूँ उससे क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं बिल्कुल, जैसे आईजीए, आईजीजी। रिवाइज करें एक बार, कितना पढ़ा है हमने, आज पढ़ा था हमने मेथड ऑफ हीट लॉस, कि भाई हीट लॉस के क्या क्या मेथड है, 4 मेथड है, चारों याद होनी चाहिए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इवेपोरेशन, रेडिएशन, चारों याद कर लेना। फिर हमने पढ़ा था मेथड ऑफ हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन के मेथड कौन से हैं, कौन से मेथड बताए थे, 2 मेथड बताए थे, कौन से, एक रेडिएशन बताया था और एक कन्वेक्शन बताया था, शायद दोबारा देख लेना। फिर हमने डिस्कस किया था, फिर हमने क्या डिस्कस किया था, ब्रेस्ट मिल्क के बारे में, ब्रेस्ट मिल्क का कैसे प्रोडक्शन होता है देख लिया। कितने टाइप का मिल्क आता है, 3 टाइप का मिल्क आएगा, कोलेस्ट्रोम, हमारा ट्रांजिशनल, मैच्योर, फिर उसके 2 सब टाइप है, सारा याद कर लेना। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया कि भाई एडवांटेजेस क्या है, ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करवाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग की, मदर के लिए भी और बेबी के लिए भी, तो एडवांटेजेस पढ़ लेना।
फिर हमने पढ़ा था कि भाई बफेलो मिल्क में, काउ मिल्क में और ह्यूमन मिल्क में कितनी कैलोरीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं, कितने परसेंट प्रोटीन होता है, कितने परसेंट विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज वगैरह, एनर्जी, वो सारी याद कर लेना। ह्यूमन मिल्क के अंदर कितनी होती है, क्वेश्चन ऐसे आएगा 67 किलो कैलोरीज, तो ऐसे याद करना है। ह्यूमन मिल्क के अंदर कितना ग्लूकोज होता है, कितना वाटर होता है, 87%। तो ऐसे बिल्कुल हर एक चीज याद करनी है। ह्यूमन मिल्क का तो बिल्कुल पक्का याद कर लेना, और याद काउ मिल्क और बफेलो मिल्क के भी करने हैं। फिर ड्रग्स पढ़ी थी हमने कि भाई लैक्टेशन सुप्रेशन के लिए कौन सी ड्रग है, और उसको इंक्रीज करने के लिए, तो इंक्रीज करने के लिए कौन सी थी अपनी मेटाक्लोप्रामाइड, और सुप्रेस करने के लिए कौन सी थी अपनी ब्रोमोक्रिप्टिन। तो सारी जितनी ड्रग्स करवाई हैं, जो भी हमने आज वाली क्लास में डिस्कस किया, किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, कल वाली क्लास में पूछ लेना, या फिर आप अभी हमें कमेंट करके बता सकते हो किसको कोई भी डाउट हो। आज के लिए हम पढ़ेंगे इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। थैंक यू टू ऑल, आई होप आज आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। थैंक यू।